इमेजिन करो आपका एक डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू चल रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारे ही टेक स्किल्स आते हैं। आपने ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से एसक्यूएल क्वेरीज प्रैक्टिस की हुई हैं, आपका एक्सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको पावर बीआई भी काफ़ी अच्छे से आता है। एंड आज आपको लग रहा है कि यार आज तो इंटरव्यू निकल ही जाना चाहिए। एंड तभी इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आर फूड डिलीवरी एप्स रेवेन्यू ड्रॉप बाय 15% लास्ट मंथ, व्हाट वुड यू डू? अब ये सुन के ज़्यादातर कैंडिडेट्स एक ही चीज़ करना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चलना शुरू हो जाता है कि इस पर एसक्यूएल क्वेरी कैसे अप्लाई की जाएगी, या फिर जो लोग पावर बीआई में स्ट्रांग होते हैं वो सीधा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि डैशबोर्ड पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे। एंड दैट इज़ वाई ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों, मैं बताती हूँ। बिकॉज हियर द इंटरव्यूअर वॉज नॉट टेस्टिंग योर सीक्वल, दे वर टेस्टिंग वेदर यू थिंक लाइक समवन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द बिजनेस। और ये एक ऐसी स्किल है जो ना तो हमें कभी स्कूल वालों ने सिखाई और ना ही हमें कॉलेजेस में सिखाई। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही चीज़ सीखने वाले हैं। बाय द वे, यू कैन थैंक दीज टू पीपल फॉर गिविंग मी द आइडिया टू क्रिएट दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस थिंकिंग होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, क्योंकि सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी लगता है बट एक्चुअली में इट्स वेरी सिंपल। तो देखो, जब आप किसी कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करने जाते हो तो आपका काम सिर्फ डेटा को एनालाइज करना नहीं होता है। आपका प्राइमरी जो काम होता है वो ये होता है कि उस डेटा का एनालिसिस करके उस कंपनी को बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करना। बट ऐसे डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब बिजनेस मॉडल मतलब कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वाया एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, आप जोमेटो या फिर स्विगी किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है। यानी कि अगर हम लोग जोमेटो की बात करें तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कितने लोग जोमेटो के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, और हर ऑर्डर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है। दैट्स इट। बस इतना ही है किसी भी बिजनेस का बेसिक फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक कंपनी रेवेन्यू इक्वल्स टू कस्टमर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर वैल्यू। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप हर इंटरव्यू में बार बार सुनोगे, और उन टर्म्स को सुनकर आपको सबसे पहली बात तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार आपको वो सारे के सारे टर्म्स समझ में आ गए, उनका मीनिंग समझ में आ गया, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, ये टर्म्स ना डोमेन वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। यानी कि फिनटेक के जो बिजनेस टर्म्स होंगे वो हेल्थ केयर डोमेन से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। बट मैं आप लोगों को 5-6 कुछ ऐसे टर्म्स बताने वाली हूँ अभी जो कि आप हर इंटरव्यू में सुनोगे, चाहे फिर आप किसी भी डोमेन का इंटरव्यू देने जा रहे हो। नंबर 1, कैक, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यानी कि एक नया कस्टमर लाने में कंपनी के कितने पैसे लग जाते हैं। जितने कम कंपनी के पैसे लगेंगे उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। नंबर 2, एलटीवी, यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू, विच मीन्स कि एक कस्टमर पूरी लाइफ में कंपनी को कितने पैसे दे देगा। आइडियली एलटीवी शुड ऑलवेज बी मोर देन कैक, तभी तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। नंबर 3, चर्न, यानी कि कितने कस्टमर्स उस कंपनी या फिर उस ऐप से ड्रॉप कर देते हैं। सो इफ द चर्न इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, विच मीन्स कि या तो उस कंपनी में कुछ इशू है, या फिर उसके प्रोडक्ट में कुछ तो इशू है, या फिर उस कंपनी की सर्विसेज में इशू है, या फिर मे बी प्राइसिंग में कुछ इशू है। नंबर 4, रिटेंशन, जो कि चर्न का कंप्लीट ऑपोजिट है, मतलब कि कितने लोग वापस आ रहे हैं। हाई रिटेंशन इक्वल्स टू हैप्पी कस्टमर। नंबर 5, GMV, विच मीन्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ये टर्म मोस्टली ई कॉमर्स वाली कंपनीज में यूज किया जाता है। इसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑर्डर्स प्लेस्ड, अब चाहे उस प्लेटफॉर्म ने एक्चुअली में कितना भी पैसे कमाए हो। अब हो सकता है कि आपके ना दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि दीदी ये सब जो भी आप टर्म्स बता रहे हो ये तो बहुत ही ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स लग रहे हैं, और आपको तो कंपनीज में जाकर एनालिसिस करनी है, राइट? बट यार देखो, आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और आप खुद से ये चीज़ सोचो कि अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, तब तक आप डेटा को देखकर कुछ समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये सब जानना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, स्पेशली AI के बाद। क्योंकि एक बार के लिए मान लिया कि आप LLMs वगैरह यूज़ करके कोडिंग करवा लेते हो, डैशबोर्ड्स वगैरह सब कुछ बनवा लेते हो, बट जब तक आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि जो भी LLM आपको रिजल्ट्स दे रहा है वो करेक्ट है भी या फिर नहीं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ बैड डेटा एनालिस्ट वर्सेस अ गुड डेटा एनालिस्ट। एक बैड डेटा एनालिस्ट का अप्रोच होता है कि वो लास्ट में बता देगा कि रेवेन्यू 15% से ड्रॉप हुआ था, बट अ गुड डेटा एनालिस्ट विल टेक एफर्ट्स टू फाइंड कि रेवेन्यू ड्रॉप क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है, आगे क्या करना चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। अब आता है इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट।
which is a 5-step framework which you can use to solve any case study or any guesstimate. और अगर आपने ये फ्रेमवर्क एक बार अच्छे से सीख लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी केस स्टडी राउंड में ब्लैंक फील करोगे। स्टेप 1 इज क्लैरिफाई द बिजनेस गोल। तो जब इंटरव्यू में आपको कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने दी जाती है, तो आपको एकदम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं कर देना है। आपको एकदम से ये नहीं सोचना है कि इसका आंसर तो ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक्चुअली में क्या अच्छे से वो केस स्टडी या फिर गेस्टिमेट समझ में आया भी है या फिर नहीं। पहले ये समझने का ट्राई करो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है। अपने इंटरव्यूअर से क्रॉस क्वेश्चंस करो टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम बेटर, एंड ट्रस्ट मी, दिस अप्रोच गेट्स यू अहेड ऑलरेडी एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। स्टेप 2, डिफाइन योर प्राइमरी मेट्रिक एंड गार्डरेल्स। यानी कि अब आपको उस पर्टिकुलर केस स्टडी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स एंड गार्ड रेल्स पर फोकस करना है। रिवेन्यू ड्रॉप हुआ है तो आपका प्राइमरी मेट्रिक क्या होगा? रेवेन्यू, वेरी सिंपल। बट एनालिसिस करने के लिए सिर्फ एक मैट्रिक आइडेंटिफाई करना इज नॉट इनफ, आपको गार्ड रेल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। गार्ड रेल्स यानी कि सेकेंडरी मैट्रिक्स, जो कि आपको ये इंडिकेशन देगी कि आपकी जो एनालिसिस है वो राइट डायरेक्शन में जा भी रही है या फिर नहीं। एग्जाम्पल, अगर मैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। तो आपको दोनों ही चीजें साथ में ट्रैक करनी पड़ेंगी। स्टेप 3, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सेगमेंट्स, एंड दिस स्टेप इज माय फेवरेट क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है आपकी रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो ना आपको केस स्टडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको गेस्टिमेट दिया जा रहा है तो उसको भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको ये समझने की कोशिश करना है कि क्या ड्रॉप एक ही रीजन में हुआ था या फिर सारे के सारे रीजन्स में। क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में ड्रॉप था? क्या सिर्फ मोबाइल यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है या फिर डेस्कटॉप यूजर्स को भी? क्या किसी स्पेसिफिक टाइम पे ज्यादा ड्रॉप हुआ है? क्योंकि आपको ये करके ना एक्चुअली में समझ में आएगा कि कौन से फैक्टर्स एकदम यूजलेस हैं और आपको किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर फोकस करना है। स्टेप 4, आइडेंटिफाई द डेटा यू नीड एंड योर अजम्पशन। तो कभी भी केस स्टडीज में आंसर करने से पहले आपको अपने अजम्पशंस क्लियरली बताने हैं, और आपको जो भी और ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड है वो आपको बार बार अपने इंटरव्यूअर से क्रॉस क्वेश्चन करते रहना है। हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए, यूजर बिहेवियर डेटा चाहिए, मार्केटिंग स्पेंड डेटा चाहिए अपनी एनालिसिस और ज्यादा अच्छे से करने के लिए। और जब आप अपने इंटरव्यूअर को आंसर करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, दैट यू हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड कि जो डेटा पाइपलाइन है उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है और ये जो भी नंबर्स हैं वो सबके सब करेक्ट है। जब आप ऐसे अजम्पशंस बना के चलते हो ना, तो इंटरव्यूअर को ऑलरेडी समझ में आता है कि आपने इससे पहले बहुत सारी केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स की प्रैक्टिस की हुई है। स्टेप 5, गिव एक्शनेबल रिकमेंडेशंस नॉट जस्ट इनसाइट्स। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ज्यादातर फ्रेशर क्या करते हैं कि उन्होंने एक बार केस स्टडी सॉल्व कर ली, वो अपने इनसाइट्स बताना शुरू कर देंगे कि उन्होंने क्या, मतलब उन्हें क्या क्या मिला। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ना रिकमेंडेशंस भी दो उस बिजनेस प्रॉब्लम की। जैसे कि हमने बात की थी कि रेवेन्यू 15% से ड्रॉप हुआ है, तो आप ये भी बताओ कि आपको पता तो चल गया कि क्यों, उसका क्या रीजन था। अब उसके सॉल्यूशंस भी दो अपने इंटरव्यूअर को कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। अगर मोबाइल ऐप की वजह से कुछ इशू था, मतलब उसके यूआई में कुछ इशू था, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ, तो जो भी आपके इनसाइट्स थे ना, आप अपने रिकमेंडेशंस भी दो इंटरव्यूअर को। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि बहुत बार लोग करते हैं। मैंने ये मिस्टेक्स खुद अपने रियल इंटरव्यूज में की हैं और बहुत बार मैंने अपनी काउंसलिंग सेशंस में भी लोगों से सुनी है, तो प्लीज एकदम ध्यान से सुनना, एंड इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज। मिस्टेक नंबर 1, सीधा आंसर पे कूद जाना। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोग सीधा क्वेश्चन सुन के सीधा बताना शुरू कर देते हैं कि इसका ये आंसर होगा। बट केस स्टडीज ऐसे सॉल्व नहीं की जाती हैं। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है अपने इंटरव्यू से। डायरेक्टली एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिंपली ये समझना है कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मिस्टेक नंबर 2, मॉडल एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना। अब मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है कि जैसे ही उनको कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दी जाती है या फिर कोई भी गेस्टिमेट दिया जाता है, वो सीधा पता नहीं कि मॉडल की एक्यूरेसी पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी 50% से कम थी, इसीलिए ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसीलिए ये इशू आ रहा है। आई मीन सबका आंसर सिर्फ मॉडल एक्यूरेसी नहीं हो सकता है। तो आपको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि एक्चुअली में इशू क्या है। सिर्फ आप मॉडल एक्यूरेसी के ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, आस्किंग जीरो क्वेश्चंस। एंड ये सबसे ज्यादा कॉमन चीज है फ्रेशर्स में। एक टाइम पे मेरे में भी हुआ करती थी जब मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ये लगता है कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे अपने इंटरव्यूअर से, उतने ही हम उन्हें वीक लगने लगेंगे। तो हम ये ट्राई करते हैं कि उन्होंने हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा, जो भी हमें गेस्टिमेट सॉल्व करने के लिए दिया, अब हम डायरेक्टली उनसे बिना कोई क्वेश्चन पूछे सिंपली उसका आंसर उन्हें बता देंगे। बट आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आप 2-3 क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस तो पूछो अपने इंटरव्यूअर से। मिस्टेक नंबर 4,
कोई भी वेग आंसर दे देना बिना किसी लॉजिक के। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको जैसे ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाता है वो कुछ भी आंसर देना शुरू कर देते हैं, कुछ भी। मतलब अगर आप उन्हें बोलोगे कि रेवेन्यू डाउन हो गया तो वो सिंपली ये बोलना शुरू कर देंगे कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। मतलब उन्होंने ना तो कोई अजम्पशन बनाई, उन्होंने ना तो कोई क्वेश्चन पूछे, बस अपने मन से कुछ भी आंसर करना शुरू कर दिया। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस बिजनेस थिंकिंग स्लैश अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कैसे करें। रिसोर्सेज बताने से पहले मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन कर देती हूँ कि अगर आप में से कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है जो कि ये वीडियो देख रहा है तो ट्रस्ट में आपके पास इनफ टाइम है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। मैं यहाँ पर आज जितने भी रिसोर्सेज बताऊंगी आपको सिंपली उसमें से 1 या 2 उठाने हैं अपने अकॉर्डिंग और बस उनको फॉलो कर लेना है, यू विल बी सॉर्टेड। बट इफ देयर इज समवन वॉचिंग दिस वीडियो जो कि ऑलरेडी अपने इंटरव्यू प्रोसेस में है तो आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करना है। आप जितने भी क्वेश्चन इस ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हो। जिस भी डोमेन में आपका इंटरेस्ट है यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है या फिर नहीं। इसके लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हो और जिस भी कंपनीज में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स पर वीडियोस देखना शुरू करो। उससे आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स की बात कर लेती हूँ विच आई थिंक यू शुड डेफिनेटली फॉलो। थिंक स्कूल एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूब चैनल है जिस पर हर ऑल्टरनेट डेज में कुछ ना कुछ केस स्टडीज देखती रहती हूँ। तो वहां से आपको काफी सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। वाई कॉम्बिनेटर का भी अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपको कंपनीज से रिलेटेड, स्टार्टअप्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा ना आप द कैन करके एक न्यूज़लेटर है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। दिस इज बेसिकली इंडिया फोकस्ड बिजनेस जर्नलिज्म रिलेटेड न्यूज़लेटर। और एक और चीज़ जो कि मैं खुद भी क्या करती थी इज कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस ढूंढना। तो जिस भी कंपनी में मैं अप्लाई करती थी ना, मैं और जब मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं क्या करती थी कि गूगल पर जाकर आई यूज टू टाइप उस कंपनी का नेम एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो भी वो ईयर है। तो ये जो डेटा होता है ना वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। उसमें ये सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको कि कंपनीज की एक्चुअल प्रॉब्लम, उस कंपनी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी विजन क्या है, इस साल की प्रायोरिटीज क्या है, आगे कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है, उनके फ्यूचर गोल्स क्या है। और ये सारी चीज एक बार आपको समझ में आ गई ना तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होता है। और यही एक चीज करने से ना आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है उस कंपनी के बारे में। आई विल लिंक ऑल द रिसोर्सेज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फ्री केस स्टडी प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दी है जहां पर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो यू कैन यूज दैट एंड प्रैक्टिस दैट। ऑल्सो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा बहुत ही जल्दी जिसमें हम एक लाइव केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको कौन से इंडस्ट्री की केस स्टडी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक, एक्चुअली इट हेल्प्स द एल्गोरिथम अ लॉट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिकल कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।